गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 बताने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। मेरा ये यूट्यूब चैनल पे सर्विस मैटर्स पे मेरे ख्याल 8वां या 9वां वीडियो आपके सामने जा रहा है। आज एक बहुत अहम टॉपिक आपसे डिस्कस करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ और ये टॉपिक है आरटीआई एक्ट 2005। तो आइए चलिए बिना कोई समय गंवाए हुए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है आरटीआई एक्ट 2005 का। तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यानी ये कानून इसलिए बना है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ के डोमेन में या उनके कंट्रोल में, नियंत्रण में जो सूचनाएं हैं वो पब्लिक को पहुंचाना, उनको उनका एक्सेस, उनकी पहुंच जो है उसको सिक्योर करना, कि ताकि लोग जो है सूचनाएं पा सकें। दूसरा इसका जो है अहम पहलू है कि टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो भारत सरकार के जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, उनमें जो है, उनकी कार्यप्रणाली में जो है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाई जाए और सबके जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जाए। और ये तभी संभव होगा करप्शन को वीड आउट करने। तो आरटीआई एक्ट जो है करप्शन को वीड आउट करने का एक बहुत बड़ा अस्त्र के रूप में इस्तेमाल और बहुत प्रभावी जो है ये कानून बना है 2005 में। और तीसरा जो सरकार ने काम किया है वो ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी स्थापना की जाए किसकी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो एक आयोग की स्थापना की जाए और दूसरा जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस या राज्यों के स्तर पे सूचना आयोग बनाया जाए। तो इस तरह से जो है आरटीआई के नेट में ये तीन बातें जो है ऑब्जेक्टिव, तीन अहम है। कानून इसलिए बनाइए कि ताकि लोगों का जो है, जो सूचनाएं हैं पब्लिक अथॉरिटी के पास, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो अपने अपने ऑफिस के एचओडीज हैं, उन्हें पब्लिक अथॉरिटी के रूप में पहले तो इस कानून ने उनको नॉमिनेट किया कि दे आर द पब्लिक अथॉरिटीज एज फार एज दिस लॉ इज कंसर्न। इसके बाद इन पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंडर में या उनके डोमेन में कोई सूचना है, वहाँ तक आप पब्लिक की पहुँच को सुनिश्चित करना। और दूसरा जो सरकार के कामकाज हैं, सरकारी तंत्र का जो कार्य प्रणाली है, उसमें पूरी पारदर्शिता और पूरी जवाबदेही सुनिश्चित करना। और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है किसकी स्थापना की, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना करना और राज्यों में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना करना। इन उद्देश्यों के साथ जो है आरटीआई एक्ट 2005 बनाई गई। आइए आगे चलते हैं, अब हम आपको ले चलते हैं। तो ये जो कानून है, अब जब ये आया तो देखिए नेक्स्ट पीपीटी में देखिए, अब ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, जिन दो स्तंभों पे ये पूरा आरटीआई का नेट टिका हुआ है, उसका तात्पर्य है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी। ट्रांसपेरेंसी आएगी जब डिस्क्लोजर होगा। इसलिए क्या, इस कानून ने, ये बहुत बड़ा सशक्त कानून है, इसने एक ऑब्लिगेशन, सेक्शन 4 में जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनका एक ऑब्लिगेशन तय किया कि वो सू मोटो डिस्क्लोज करेंगे। सू मोटो डिस्क्लोजर का मतलब ये हो गया कि वह स्वतः जो है अपनी ही इच्छा अनुसार बिना कहे वेबसाइट में, अपने अपने संस्थान की वेबसाइट पे जो है डिस्क्लोजर करेंगे और उसका ट्रांसपेरेंसी ऑडिट कराएंगे। ये एक ऑब्लिगेशन तय हुआ। और अकाउंटेबिलिटी का सेंस ये हुआ कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज मैंडेटेड, जो सर्विसेज जो है ऑफिस पब्लिक, किसी भी पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी का ऑफिस है मान लीजिए, तो उसको जो भी सर्विसेज मैंडेटेड है, यानी सरकार द्वारा निर्धारित जो भी काम है, उसकी जो भी डिलीवरी है, उसमें एक्सपेक्टेड टू गिव इन एक्सप्लेनेशन ऑन देयर एक्शंस, यानी वो अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें वो जवाबदेही उनके सुनिश्चित हो, वो एक्सप्लेंस कुछ भी पूछने पर वो जवाब दें, एक्सप्लेन करें अपने कार्यों को, अपनी डिलीवरी को, सर्विस को, तो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो। तो इन उद्देश्यों के साथ हम आगे बढ़ें। और जो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी आरटीआई एक्ट की ये है कि आरटीआई बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा 23/12/2004 और लोकसभा पास द आरटीआई बिल 11/5/2005 और राज्यसभा में ये बिल फिर पेश हुआ 12/5/2005 और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपना एसेंट दिया इस कानून को। और ये कानून जो है गैजेट ऑफ इंडिया में पार्ट 2 सेक्शन 1
एक्सट्रैक्ट 25 में पब्लिश हुआ 15/5/2005 को, और 12/10/2005 को आरटीआई पूरी तरह से जो है लागू कर दिया गया। अब प्रारंभ में सरकार को पता था कि उसके जो दफ्तर हैं वो पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे इतने सशक्त कानून के अनुपालन के लिए, तो उन्होंने जो है 4 महीने का समय दिया, 120 दिन का टाइम दिया कि ताकि ऑफिसेज जो है वो तैयार हो जाए इस कानून को पूरी तरह से जो है पालन करने के लिए। और 4 महीने बाद जो है 12/10/2005 को इसके सारे प्रावधानों को जो है पूरे भारत में, उस समय जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके ये जो है आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल हुआ है। अभी जम्मू और कश्मीर में भी जो आपका सेंट्रल आईटीआई है वो उसके एम्बिट में वो भी आ गया है जब से रिपीलिंग हो गई है आर्टिकल 370 की। तो आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि ये जो आपका कानून है ये एक छोटा कानून, इसमें कुल 31 यानी 31 जो है इसमें सेक्शंस हैं, और ये छोटा कानून, इसमें 7-8 सेक्शन बहुत ही प्रभावी है जिनसे पूरा जो है ये तंत्र चल रहा है। मतलब आरटीआई के नेट में सारे तंत्र जो आए हुए हैं उसमें 7-8 बहुत ही प्रभावी सेक्शंस हैं और बाकी सब उसकी सप्लीमेंट्रीज हैं। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। पहला जो सेक्शन 1 है ये शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट है इसके अंतर्गत, कि कब शुरू हो रहा है, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है, कहाँ कहाँ तक ये लागू होता है और कब किस तारीख से कमेंसमेंट इसका हुआ। फिर सेक्शन 2 है, उसमें सारी जो है डिफिनीशंस हैं। इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, या यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। सीआईसी का क्या कंसेप्ट है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, जैसे एग्जीक्यूटिव जितने भी हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, और पब्लिक अथॉरिटी, और इसके बाद जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये सब की परिभाषाएं क्या है, ये आपका जो है चैप्टर 1 में है, प्रीलिमिनरी में। प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक जो है ये जो है उसमें सेक्शन 1 और 2। इसके बाद आ गया चैप्टर 2, उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ है। सेक्शन 3 कहता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी किसको ये राइट है, तो इसके अंतर्गत डिफाइन किया गया है कि ये राइट जो है भारत के जो है नागरिक को, जो सिटीजन है उसको है। सेक्शन 4 जो है वो ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ है, कि उनकी क्या उत्तरदायित्व है पब्लिक अथॉरिटीज़। सेक्शन 5 कहता है वो कौन कौन से ऑफिसर हैं जो इस सेक्टर में जो है डेजिग्नेट किए जाते हैं, यानी डेजिग्नेशन क्या है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, सीपीआईओ कौन है, एपीआईओ, सीआईसी, होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है, और डीम्ड पीआईओ कौन है। इस तरह से इसमें डेजिग्नेशन फ्रेम किए गए। देन सेक्शन 6 है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, यानी किस तरह से फाइल किया जाएगा, उसका पूरा मैनर, तरीका बताया गया इसमें एप्लीकेशन फाइल करने का। और सेक्शन 7 जो है उसका टाइम शेड्यूल है इन रिप्लाई ऑफ एप्लीकेशन, उन एप्लीकेशन का कितने कितने दिन में जवाब दिया जाएगा। फिर सेक्शन 8 एग्जाम्पशंस हैं, इंफॉर्मेशन नॉट टू बी गिवन, इसमें 10 बिंदु हैं। इस एग्जाम्पशंस में 6 एब्सोल्यूट हैं और 4 में सीपीआईओ का प्रोरोगेटिव है, वो डिसाइड करते हैं कि इंफॉर्मेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। सेक्शन 9 जो है ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, और सेक्शन 10 जो है सेवरेबिलिटी क्लॉज है, ये पृथकनीयता का एक कानून है, या कह सकते हैं ये धारा है। मान लीजिए कोई पेपर, उसमें 10 बिंदु हैं, 5 बिंदु जो है वो किसी कारण से वो हाइड है, उसको नहीं बताया जाता, लेकिन जो ओपन 5 है उसको सेक्शन 10 के तहत जो है सेवरेबिलिटी क्लॉज के तहत देना होगा। सेक्शन 11 थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, ये एक प्रोसीजर है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है तो उसको कैसे दिया, ये कोई एग्जम्पशन क्लास नहीं है, ये प्रोसेस है पूरा। इसके बाद आता है सेक्शन 12, 13, 14, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना, सीआईसी का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 12। फिर टर्म ऑफ ऑफिस और कंडीशन ऑफ सर्विस कंडीशंस उनकी, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 10 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो उनकी कैसे नॉमिनेशन हो, क्या सिस्टम है, टर्म ऑफ ऑफिस और कंडीशन ऑफ सर्विस हो गया। और फिर रिमूवल ऑफ, यानी सीआईसी और आईसीएस को अगर रिमूव करना है तो वो सेक्शन 14 हो गया। बिल्कुल सेम सेटअप जैसे इसमें है, ये सेंट्रल का है, और इसमें एक कमेटी बैठाते हैं, नॉमिनेट करती है, और प्रेसिडेंट साहब जो है इसको इनका नॉमिनेशन करते हैं, सीआईसी का और आईसीएस का। इसी कमेटी में जो है प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, कैबिनेट एक मिनिस्टर होंगे जिनका नाम वो रखेंगे, और एक जो है नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन पार्टी का लीडर,
लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी जो लोकसभा में बहुमत से है, तो वो कमेटी रिकमेंड करती है और प्रेसिडेंट उसका एसेंट देते हैं, तो फिर नॉमिनेशन होता है। सेम इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का है, सेक्शन 15, 16, 17, इसमें गवर्नर जो है वो उसको उनकी वो मतलब मुखिया है और उनके अप्रूवल से जो है नॉमिनेशन होता है, लेकिन कमेटी वहाँ भी मुख्यमंत्री उसके कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री विधान सभा विधान परिषद का जो रहते हैं नहीं मेंबर जो मिनिस्टर्स की कैबिनेट है उनका उसमें से, और एक उनका विपक्ष का नेता वहाँ का रहता है विधानसभा विधान परिषद का। तो इस तरह से जो है 3 लोग वहाँ भी रहते हैं, वो गवर्नर से अप्रूव करते हैं। उनका टर्म ऑफ ऑफिस और कंडीशन सेक्शन 17 और इसी तरह सेक्शन 16 और सेक्शन 17 में कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसका प्रोसेस दिया हुआ है कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाते हैं, किसी के अगेंस्ट में कोई बहुत ही गंभीर शिकायत है, तो उसका इंक्वायरी करा करके वहाँ से रिपोर्ट दे करके सुप्रीम कोर्ट से तब उसको जो है राष्ट्रपति महोदय जो है रिमूव करते हैं। आगे आइए, इसी तरह से सेक्शन 18 पावर एंड फंक्शंस ऑफ कमीशन क्या है, पावर्स लाइक क्वासी जुडिशियल है। सेक्शन अपील, सेक्शन 19 जो है सेक्शन अपील का, सेकंड अपील और फर्स्ट अपील इसमें सेक्शन 19 में बताया गया है। और सेक्शन 20 पेनाल्टी क्लाज, अगर कंप्लेंट होती है या कोई इन्फ्रिंजमेंट होता है तो CIC इसको जो पेनाल्टी लगाते हैं तो पेनाल्टी क्लास सेक्शन 20। सेक्शन 21 में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर आप मान लीजिए कोई काम करें गुड फेथ में तो प्रोटेक्शन दिया गया है। उस कोई भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अगेंस्ट में या CPIO के अगेंस्ट में कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग्स जो है लागू नहीं हो सकते अगर उन्होंने गुड फेथ में काम किया। एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट, सेक्शन 22 कहता है कि इसने डाइल्यूट कर दिया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को, और अभी जो है बहुत प्रभावी कानून है ये RTI एक्ट 2005। तो इस तरह से देयर आर 31 सेक्शंस इन दिस एक्ट, एंड आफ्टर सेक्शन 31 देन कम्स द फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। अब आप कहेंगे सर ये फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल क्या है, तो फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो ओथ है, जो ओथ लेते हैं CIC, IC चाहे सेंट्रल के हों स्टेट के हों, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो ओथ की वर्डिंग उसमें है। और सेकंड शेड्यूल में वो संस्थान है जो RTI के नेट में नहीं आते हैं। इस समय मेरे ख्याल है 22 ऐसे संस्थान हैं जिन पे RTI एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे आपका बहुत रिसर्च वाले जो है सीक्रेट डिपार्टमेंट है, CBI है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, RA है, तो इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट के स्ट्रैटेजिक जो और एटॉमिक या रिसर्च से संबंधित है संस्थान, वो सब जो है RTI के नेट में नहीं आते, और उनका लिस्ट जो है ये सेकेंड शेड्यूल में है। लेकिन यहाँ भी अगर मान लीजिए आप RTI लगा सकते हैं अगर ह्यूमन राइट इन्फ्रिंजमेंट किसी ने किया है या कोई करप्शन का चार्ज है, लेकिन उसके लिए आपको ह्यूमन राइट के लिए आपको CIC की परमिशन लेनी पड़ेगी, CIC को पहले रिफर करना पड़ेगा और फिर आप RTI लगा करके वहाँ से मांग सकते हो इसे। और अगर करप्शन के चार्जेस हैं तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज जो है वो RTI के नेट में नहीं आता। तो इस तरह से ये RTI एक्ट बना, और ये RTI का जो पहला देश है जहाँ RTI एक्ट लगा वो स्वीडन था 1766 में, और अपना 2005 में, और 2005 से पहले 9 ऐसे राज्य थे जहाँ पर अपना स्टेट का RTI एक्ट लागू था, और गोवा उसमें सबसे पहला राज्य था। और अभी तक कम से कम 125 से भी ज़्यादा ऐसे देश हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जिन्होंने अपने यहाँ RTI एक्ट को एप्लीकेबल किया है। तो ये RTI एक्ट पे थोड़ा सा ओवरव्यू जो हमने आपको दिया, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पर ओवर होता है। फिर मिलेंगे, और आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए और लोगों में, ताकि इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।